हुआ है वो फाउंडेशन लेवल जिसको 3 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा हो। विद्या भारती अखिल भारतीय स्तर पे उन्होंने बोला वैसा 1952 से शिशु वाटिका ही प्रारंभ हुई थी, तो उसी के तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है वो मैं एक 8 शब्दों में आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने लिखा है कि स्वभाषा के साथ होना चाहिए, स्वदेश के साथ होना चाहिए। हमारा इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी है, तो स्व संस्कृति के साथ होना चाहिए, हमारे कल्चर के साथ होना चाहिए। ये जो शिक्षा है वो पूरी अनौपचारिक होना चाहिए, ये पूरी प्यार से होना चाहिए, ये नेचर के साथ होना चाहिए और ये खेल खेल में होना चाहिए। ये उसका पूरा ढांचा है और ये सारा नवाचार के साथ में हर रोज़ बच्चों के साथ में आएगा तो फिर बच्चे का कॉग्निशन, जिसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं या मस्तिष्क का डेवलपमेंट कहते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट कहते हैं, जो 80 से ऊपर % 8 साल के पहले ही हो जाता है। तो ये पहले होने का कारण बच्चा जब हंसता रहेगा तो ब्रेन के अंदर के कनेक्शंस ज़्यादा होते हैं और उसका कॉग्निशन अच्छा होता है। तो ये सरकार ने भी बोला है और विद्या भारती में तो 1952 से ही इसी प्रकार से सिखाते हैं। उसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए और जिसको असेसमेंट कहते हैं वो डे टू डे निरीक्षण के आधार पर उसका असेसमेंट होना चाहिए। ये NEP भी कहते हैं, हम तो पहले से ही कर रहे हैं फाउंडेशन के लेवल पर। सरकार भी कहती है और आम पब्लिक और जो एजुकेशन देने वाले भी हैं लेने वाले भी हैं, उन लोगों का साफ तौर पर भी एक सवाल जाहिर होता है कि इसे एक देश एक शिक्षा नीति, तो सरकार तो जो पॉलिसी लाई है लेकिन उस पॉलिसी को कब तक अमल में आप लोग लेके चले आएंगे? ये तो सरकार जिसको सेंट्रल लेवल पे उन्होंने तो कर दिया है इनिशिएट, अब ये उसके बाद में स्टेट लेवल पे आता है, तो हर स्टेट अपना अपना अलग अलग तैयार कर रहा है, तो आ जाएगा फाउंडेशन लेवल पर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे राज्यों में अगले साल तक आ जाएगा। CBSE स्कूलों में तो आ गया है, किताबें भी छप गई हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क एक हो सकता है, हाँ, तो नज़दीक के पास अभी हर स्टेट ऐसा ही सोच रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ हम उसी लेवल पे हम रहे। ऐसा ना हो कि CBSE के बच्चे और स्टेट बोर्ड के बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़े। ऐसा सोच तो रहे। महाराष्ट्र में तो मैं कह सकती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसा ही सोच, हाँ, देश भर में ऐसा ही सोच, देश भर में ऐसा है। दो समस्या जो आपने कहा वह समस्या सबको ध्यान में आ रही है। समस्या कहाँ है? तो समस्या का एक कारण यह है जिनके माता पिता ट्रांसफरेबल जॉब में जब वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो बच्चे को समस्या होती है, उसे समझ में नहीं आता। 6 महीने 8 महीने उसको लग जाते हैं एडजस्ट होने में, वहाँ का सिलेबस समझ में। यहाँ पर दो बातों को एक साथ मिलाकर करने के बारे में योजना तय हुई है। यहाँ पर मैंने केंद्र बच्चा केवल नेशनल लेवल की बातें जानी उससे भी पूरा नहीं। असम का बच्चा अब्राहम लिंकन को जाने और लाचित बरफुकन को न जाने, ये तो कोई बहुत अच्छी सोच नहीं। तमिलनाडु का बालक वो पंजाब के बारे में तो जाने लेकिन कट्टे बोमन को या चोल वंश को न जाने। इसलिए 80 और 20 नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क में कॉमन 80% बातें बताई जाएंगी, क्योंकि उसको आगे जो एक प्रस्ताव का आया उसके पीछे का कारण यह है बच्चों को नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में बहुत कठिनाई होती है। पीछे राजनीतिक कारणों से, ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने घोषणा की कि हम NEP को नहीं मानेंगे, नहीं लागू करेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, आप लोग पत्रकार रहे हैं इसलिए जानते हैं किसने मना किया। परंतु बाद में वहाँ के ही वरिष्ठ लोगों ने उनको कहा कि भाई आप लागू नहीं करेंगे, 10 साल बाद हमारे बच्चे नेशनल कॉम्पिटिशन में आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है वो तो केंद्र द्वारा तय किया होगा। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके सिलेबस हमारे बच्चे जानेंगे नहीं, तो कैसे पास करेंगे? इसलिए उसको लागू करना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनका कुछ भी आया हो लेकिन उन्होंने यहाँ उसको लागू करना शुरू किया। 80% ऑफ द टोटल कुरिकुलम यह राष्ट्रीय स्तर पर एक समान होता है।
पाठ्य पुस्तकें एक नहीं हो सकती, इसलिए सरकार ने अभी आपको अगर ध्यान में आए, आप लोगों को जानकारी में तो होगा ही, CBSE ने NCERT पुस्तकें प्रकाशित कर करेंसी नोट पर जितनी भाषाएं हैं, 10 रुपया 10 रुपये कहानी आदि आदि लिखा रहता है, ऐसे सभी भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित हैं। ऑनलाइन पुस्तकें तैयार हो गई, प्रिंट होने में टाइम लगेगा, देश भर के लिए करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, तो उतना तो अभी इतनी जल्दी संभव नहीं है। लेकिन ऑनलाइन पुस्तकें सभी भाषाओं में, मतलब इतिहास विषय की पुस्तक उदाहरण के लिए, या विज्ञान विषय केमिस्ट्री की पुस्तक, वो हिंदी अंग्रेजी में तो पहले से थी, नए पैटर्न में आ जाएगी, लेकिन वो मराठी में, गुजराती में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उड़िया, सब भाषाओं में उसका भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, अपनी भोजपुरी भी है तो उसमें, इन सभी भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित होंगी। ऐसी योजना 2025 तक की सरकार ने बनाई। अब क्रमशः शुरू होगा, हो सकता है कि सभी 22 में हो सकता है, तब तक 15 में हो पाए, 20 में, 18 में, जितने में हो पाएगा। ये सभी ऑनलाइन सभी का मैटर तैयार हो गया है। दूसरा, इन पुस्तकों का प्रकाशन होने के बाद इन पुस्तकों को मार्केट में या विद्यार्थी तक पहुंचाना, अभिभावकों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है, इतने विद्यार्थियों तक पहुंचाना। इसलिए यदि संभव हो तो छात्र नहीं संभव है तो कम से कम ऑनलाइन से अगले सत्र से शुरू करें, क्योंकि बच्चे के मोबाइल पर या लैपटॉप पर आजकल कोरोना के बाद से हर बच्चे के पास कोई कोई साधन है, तो उसको शुरू कर देना। ऐसी एक शुरुआत देश में हुई थी, इसलिए बच्चे दुनिया के बारे में, देश के बारे में भी जाने और अपने राज्य, अपने प्रांत के बारे में भी जाने। ऐसी दोनों बातों के बारे में उसको जोड़ना, कुछ बातें ऐसी प्रांतों से इकट्ठी करके, जैसे आपको जानकर में आनंद होगा, इस बार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भिखारी ठाकुर है, जो शायद बिहार के बाहर कहीं नहीं जिनको जानते हैं वो, लेकिन भिखारी ठाकुर इस बार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में है। तो ऐसा एक प्रांत में रहते हुए, पढ़ते हुए भी बालक दूसरे प्रांतों के महापुरुषों को, संत महात्माओं को, साहित्यकारों, कवियों को, हमारे जो नेतृत्व करता रहे हैं उनको जाने पहचाने, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जिसे हम नेशनल इंटीग्रिटी कहते हैं, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता के लिए भी इसको जानना जरूरी है। ऐसे कुछ विषयों को NCF में इस बार लिया। उत्तर बिहार के पूर्णिया जिले में हूँ। यहाँ आने का उद्देश्य कुछ अलग नहीं है, जो देश भर में काम चल रहा है हमारा, उसी काम को व्यवस्थित करना, ऐसा ये अखिल भारतीय काम है। अभी आदरणीय रामलाल जी ने आपके सामने जो जानकारी दी, देश भर में विद्या भारती के माध्यम से ऐसे लगभग 25,000 विद्यालय चलते हैं। इन विद्यालयों में 12,500 से 13,000 की संख्या उन विद्यालयों की है, जैसा एक विद्यालय आप देख रहे हैं ना, ऐसे विद्यालय जिन्हें हम औपचारिक विद्यालय कहते हैं, स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल में फीस स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। शेष लगभग 12,000 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, जहाँ स्कूल में फीस नहीं ली जाती है, जहाँ पर बच्चों के और उनके अभिभावकों के पास देने की सामर्थ्य भी नहीं है। ऐसे कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर का घाटी का क्षेत्र है, उत्तर पूर्व के राज्य असम और उसके ऊपर के जितने राज्य हैं उनमें जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में भी हमारे विद्यालयों की संख्या 12,000 के आसपास है। उसका कारण यह है कि हम जहाँ शुल्क लेकर विद्यालय चलाते हैं वो एक शिक्षा का एक प्रकार है, परंतु जो दूसरा प्रकार है वो हमारी एक प्रकार से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व के कारण। समाज का वह वर्ग शुल्क नहीं दे सकता, अपने बच्चों को फीस देकर पढ़ाई नहीं करा सकता, उनको भी शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता है, इसलिए उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा सोच कर ये विद्यालय हम देश भर में संचालित करते हैं। ये शिक्षा का एक अलग प्रकार का प्रयोग है, जिसमें शिक्षा वही है, परंतु शिक्षा के लिए कोई शुल्क और बहुत सारी औपचारिक व्यवस्थाएं हम नहीं करते। समाज के ऐसे वर्ग को लेकर और हम साथ में चल रहे हैं। ये काम 1952 में प्रारंभ हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर नाम से पहला विद्यालय 1952 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, लेकिन आज ये संख्या बढ़ते बढ़ते जो 25,000 हुई है, उसमें समाज का ही
सहयोग हमको मिला है। हमारे काम की विशेषता यह है कि हम सरकार से पूरे देश में इन 25,000 विद्यालयों में कोई ग्रांट एंड एड नहीं लेते, कोई सरकारी अनुदान से हमारे विद्यालय नहीं चलते। हम समाज की सहायता से ही इतना आगे बढ़े हैं आज तक। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो 3 बड़े काम, बड़े विचार हमारे चलते हैं, एक है बालकों में जीवन मूल्यों की शिक्षा आनी चाहिए। शिक्षा में विषय कुछ भी पढ़ें, परंतु उस विषय के साथ अगर वो अच्छे मनुष्य नहीं बन पाए, देश के अच्छे नागरिक नहीं बनकर तैयार हुए, तो फिर विषय में उनके मार्क्स कितने भी आ रहे हों, उनके रिजल्ट्स कितने भी अच्छे हों, परंतु यदि जीवन में उन्होंने अच्छे सद्गुणों का विकास नहीं किया, वो जिम्मेदारी नहीं समझते, परिवार को परिवार, देश को देश, समाज को समाज नहीं समझते, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसे बच्चों के शिक्षित हैं ऐसा कहने का कोई कारण नहीं। पहला हमारा दायित्व इस देश के लिए अगली देशभक्त और अपने दायित्व को समझने वाली, निर्वाह करने वाली पीढ़ी का निर्माण करना। दूसरा विषय जिस पर हम ध्यान करते हैं वह है हम अपने विद्यालयों में मातृभाषा माध्यम का आग्रह करते हैं। आज समाज में अंग्रेजी को लेकर आकर्षण है। अंग्रेजी हम पढ़ाते हैं और अच्छी पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे ग्रामर के मामले में या बाकी चीज़ों में भाषा के तौर पर हम केवल अंग्रेजी पर पीछे लगे हैं ऐसा नहीं। हमारे बच्चे जितनी अच्छी अपनी मातृभाषा जानते हैं उतनी ही अच्छी वे अंग्रेजी जानते हैं, उतनी ही अच्छी वे संस्कृत जानते हैं। और शायद यहाँ नहीं हो, परंतु देश के अनेक विद्यालयों में अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं की भी सिखाने की व्यवस्था विद्या भारती के विद्यालयों में की गई है, क्योंकि हम शिक्षा का माध्यम ये केवल विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर भाषा को लेते हैं। भाषा का क्रेज होना ये हमारे लिए उद्देश्य नहीं। तीसरा विषय आज की प्राथमिकता में जो है हमारे सामने, वह है देश ने, भारत की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित की। शिक्षा नीति बनाना सरकार का काम था। इस बार सरकार ने देश भर में इस सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए और लगभग 2.5 लाख या उससे भी अधिक लोगों से सुझाव मांगे थे। शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट बनने के बाद सरकार का काम तो पूरा हो गया। 29 जुलाई 2020 को पुणे में उस समय के जो HRD मिनिस्टर थे और जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, दोनों ने एक पत्रकार वार्ता की और घोषणा कर दी हमारी नई शिक्षा नीति है। लेकिन शिक्षा नीति के बन जाने से कुछ नहीं होता जब तक उसका क्रियान्वयन न हो। सरकार का काम सरकार करेगी, जितना करना था वो कर दिया। नीति के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, जिसको NCF नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है, वह भी घोषित हो गया है। 4 प्रकार का कुरिकुलम बनना है, 4 में से 2 प्रकार का घोषित हो चुका है। 2 प्रकार में एक प्रकार है प्राइमरी एजुकेशन, जिसको आज फाउंडेशन स्टेज ऐसा नाम दिया गया है, वो आधारभूत क्षेत्र है। शिशु वाटिका हम उसको कहते हैं, उसका अनुभव हमारा 45 वर्ष से चला आ रहा है। बालक को उस शिशु अवस्था से संस्कार देना, जीवन मूल्य सिखाना, यह प्रयास खेल खेल की शिक्षा के माध्यम से उसको कैसे दिया जा सकता है, ये एक प्रयोग है। इसको लेकर NCF सरकार ने घोषित कर दी। दूसरा स्कूली शिक्षा का, यानी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की एजुकेशन का भी यह किस प्रकार का स्वरूप होगा, इसको लेकर भी NCF लागू कर दिया। हमारा प्रमुख काम, प्रमुख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है हम केवल स्कूली शिक्षा में हैं। ये जो 25,000 के आसपास की संख्या मैंने बताई है, यह हमारे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या है। इसके अलावा विद्या भारती के तत्वावधान में 54 कॉलेजेस, जिनमें B.Ed कॉलेजेस हैं, जिनमें BA, BSc, BCom वाले जनरल कॉलेजेस हैं, जिसमें BCA, MCA वाले कॉलेजेस हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जबलपुर में। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। और एक विश्वविद्यालय भी है विद्या भारती के, प्राग ज्योतिषपुर विश्वविद्यालय नाम से, गुवाहाटी में
क्योंकि उस क्षेत्र में अभी शिक्षा के प्रसार का अभाव है, इसलिए गुवाहाटी में प्राग्ज्योतिषपुर असम का पुराना नाम है, तो प्राग्ज्योतिषपुर विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय भी, यूनिवर्सिटी भी ऐसा हमने देश में चलाई है। स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशनल कोर्स के अलावा अभी 2 प्रकार के NCF आने बाकी हैं जिन पर काम सरकार कर रही है। जब वो आ जाएंगे तो हम उसमें भी अपना सहयोग करेंगे। एक है टीचर्स एजुकेशन को लेकर और एक है एडल्ट एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। इनको लेकर भी अभी पाठ्यचर्या का निर्माण का काम सरकार के स्तर पर चल रहा है। जहाँ आवश्यक होता है, जहाँ सरकार हमसे सहयोग मांगती है, क्योंकि हमारा 73-74 वर्ष का अनुभव है शिक्षा क्षेत्र का देश भर में, और इसके कारण से सरकार जहां हमसे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।